नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्म दिवस है और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाइयां दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुभकामनाएं दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बीएसपी प्रमुख मायावती ने, सभी नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को आज उनको जन्म दिवस के मौके पर बधाइयां दी हैं। वहीं आज सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक दूरदर्शी और एक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी उभर करके आए हैं, जिनके इरादे साफ है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके नेतृत्व में भारत रोज एक नई कथा लिख रहा है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा को संबोधित करते हुए, आपको सुनाते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा की इसका शुभारंभ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन जन्मदिन से इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 17 सितंबर आज के दिन से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। और विभिन्न कार्यक्रम के साथ साथ जो इसमें तमाम जो देशवासी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं जुड़ सकेंगे। इसी को लेकर के सीएम योगी आज के दिन ये बातें कह रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और इस मौके पर तमाम जगह विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं उनकी लंबी उम्र के लिए आरती हो रही है, पूजन हो रहा है, तो वहीं कहीं दूसरी तरफ जो तमाम लोग हैं वो पीएम मोदी को बधाइयां दे रहे हैं। वहीं एक तरफ ऐसी भी तस्वीर आई है राजधानी लखनऊ से, 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तस्वीर ऐसी भी है जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन्म दिवस, जो पीएम मोदी का जन्म दिवस, इस मौके पर उन्होंने उसको बोला है बेरोजगारी दिवस। इसको लेकर के वो दारुल-ए-शफ़ा है उसके सामने वो बूथ पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि बीजेपी केवल जुमलेबाज पार्टी है। तो तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां पर पूजा अर्चना हो रही है, उनके पीएम मोदी की लंबी उम्र की लोग कामना कर रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन वहां पर विरोध भी है। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनको बधाई दे रहे हैं, तो वहीं उनके कार्यकर्ता बेरोजगारी दिवस के रूप में आज लखनऊ के सड़कों पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी दिवस के रूप में पूरा का पूरा दिन मना रहे हैं। एक और खबर है उत्तर प्रदेश के जुड़ी हुई, क्योंकि 2017 से 2021 तक जो चालान थे उनको माफ करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी राहत है उन तमाम वाहन चालकों के लिए जिनके चालान कट जाते थे, क्योंकि बड़ी राशि कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ती थी। अब इसको लेकर के परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किए। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा फैसला लिया गया है कि बड़ी राहत की खबर है उन तमाम लोगों के लिए। कहीं ना कहीं चालान बड़ी समस्या बन जाता है, तो ऐसे में ये राहत कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, और फौरी राहत नहीं कहेंगे, इसे बड़ी राहत कहेंगे। और शायद यही कारण है कि अब लोग जो 2017 से 2021 के बीच में जिन लोगों का चालान कटा था उन्हें ऑनलाइन माफ कर दिया जाएगा। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हम अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, जिस तरीके से लगातार जो है जिलाधिकारी को लेकर के मैं खबर अपडेट करता रहता हूँ, उसी कड़ी में जिलाधिकारी ने जो है कल एक औचक निरीक्षण आरटीओ का किया था, जिसमें वहां पर लगभग 7 कर्मचारी जो है वो नाराज मिले थे। उसी साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात सामने निकल करके आई है कि एक मामला उन्होंने उठाया जिसमें एक ई रिक्शे का रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो है एक आवेदन किया गया था, जिसमें उन्होंने उस आवेदक से जब बात की तो उसने बताया कि एक
एक व्यक्ति है जिसको उन्होंने 2,000 रुपए दिए हैं ई रिक्शे का जो रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर के, जिसके बाद जब जिलाधिकारी ने उनसे उसका नंबर पूछा, उसके बाद में अधिकारियों से उस नंबर को जब मिलवाया है, फिर उस जो क्योंकि इसको दलाल जरूर कहा जाएगा, दलाल से जब बात की गई, जिलाधिकारी ने साफ तौर पर उससे बात की, काफी देर तक वो टाल मटोल करता रहा। जब उसके बाद जब जिलाधिकारी ने कड़ाई से बात की और पूछा कि अगर तुम नहीं जानकारी सही दोगे तो मैं काम रिकॉर्ड से भी तुम्हारी जो जानकारी निकालूंगा, जिसके बाद में उसे साफ तौर पर ये माना कि हाँ 2,000 रुपए की जो है रिश्वत एक तरीके से कहीं ना कहीं उसने ली थी, इसका उसका काम कराने को लेकर के। फिलहाल उसका काम नहीं हुआ, जिसके बाद में जिलाधिकारी ने एक कमेटी बनाई और इस तरीके के जो भी मामले हैं उनपे जो है कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सबसे बड़ी अवनीश एक बात है कि जिस तरीके से कानपुर डीएम अपने औचक निरीक्षण के लिए जाने जाते हैं और देखा गया था कि सीएमओ जो थे वहां पर उनके औचक औचक निरीक्षण में ही नदारद मिले थे, और आज भी कुछ ऐसा ही हाल जो आरटीओ दफ्तर में देखने को मिलता है। तमाम कर्मचारी वहां पर अनुपस्थित मिलते हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं डीएम साहब ने एक दिन वेतन रोकने की बात की है। सबसे बड़ी बात है कि एक जगह का पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया, मनीष, उसके बारे में जानेंगे, जहां पर डुप्लीकेट आरसी के लिए 2,000 रुपए की मांग की गई, जबकि डुप्लीकेट आरसी महज 500 रुपए में निकलती है। क्या कुछ कहा है इसको लेकर के डीएम ने वहां पर पहुंचने के बाद? हाँ, देखिए मैं उसी प्रकरण की बात कर रहा था कि जो 2,000 रुपए की जो रिश्वत है कहीं ना कहीं जो है एक व्यक्ति के द्वारा दी गई है, जिसपे जिलाधिकारी का साफ तौर पर रुख देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर जो वहाँ की, क्योंकि जहाँ का भी आरटीओ अगर आप देखेंगे प्रदेश में या देश में भी कहीं पर आरटीओ का जो भी कार्य होता है, वहाँ पर साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप अकेले स्वयं काम करवाने के लिए जाते हैं, जिसकी मात्र फीस 100-150 रुपए जो है बनवाने की जो है लाइसेंस बनवाने की होती है, लेकिन अगर आप खुद स्वयं जाते हैं तो आपको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप अपने उस लाइसेंस को बनवा नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप किसी दलाल को पकड़ते हैं, 5 से 6 हजार रुपए अगर आप उसको देते हैं, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि उसका जो लाइसेंस है वो बन जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो है इस पर साफ तौर पर जो है जो जिला प्रशासन है उसके साथ साथ जो सरकार, उसको ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से जो आम नागरिक है उससे देश से जो एक भारी रकम जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी जो है राहत कहीं ना कहीं मिलेगी अगर वो साफ तौर पर स्वयं से अगर जैसे कि आप विदेशों में देखेंगे कि आपको इस तरीके की प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता है। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके बाद में कहीं ना कहीं जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और जिस तरीके का एक मामला साफ तौर पर सामने आया, ये पहला मामला नहीं है कभी, इस तरीके के कई मामले हैं। लगातार जो है प्रतिदिन इस तरीके के मामले होते हैं कि दलाल के द्वारा पैसा ले लिया जाता है, उसका काम नहीं होता है, उसके बाद में जो आम नागरिक है वो दलाल के पीछे चक्कर काटता है और अधिकारी के पास जब जाता है तो पता चलता है कि वहां तक कागज पहुंचे ही नहीं है। तो इस तरीके के जो मामले हैं साफ तौर पर अब जिलाधिकारी के संज्ञान में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल करनी भी चाहिए अवनीश, क्योंकि जिस तरीके की मामले आते हैं, और ये सही बात है, पहला मामला नहीं, ऐसे कई तमाम मामले हैं। अगर लाइसेंस के नवीनीकरण की बात की जाए, प्रक्रिया को आसान नहीं जटिल बना दिया गया। शायद यही कारण है कि लोग फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन कई जगह पर कभी मेडिकल की बात होती है, उनको पता नहीं होता कि उस जगह पर वो कैसे फॉर्म अपलोड करे। तो तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेलिटीज है वो जटिल नजर आती है लोगों को, इसलिए वो दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और 500 का 4 गुना 2,000 तक देने के लिए मजबूर होते हैं। और यही कारण है कि जब इसकी शिकायत मिलती है औचक निरीक्षण में, तो सीधे तौर पर वहां के जिलाधिकारी उनसे बात करते हैं और लोगों को न सिर्फ हिदायत देते हैं, वहां के अधिकारियों को हिदायत देते हैं, बल्कि निर्देशित भी करते हैं कि जितने भी पुराने लंबित मामले हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, और अगर ऐसी खामियां दोबारा मिली तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे अधिकारी मिलेंगे, ऐसे जिलाधिकारी मिलेंगे, तो तमाम जगहों पर जब भ्रष्टाचार जहाँ खुला खेल चलता है उस पर लगाम जरूर नजर आएगी। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, एक बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने लोगों को ना सिर्फ जो दुकान के बगल में खड़े थे उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गई है, उसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई है। क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ज्ञानेंद्र, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए खबरें कई बड़ी हैं और आज का दिन प्रतापगढ़ के लिए शायद कहीं न कहीं बहुत सारी खबरों को लेकर के है। पहली जो खबर आपने चर्चा की है, उसी खबर पे चर्चा करता हूँ और वो फुटेज है मेरे पास, सीसीटीवी फुटेज है। किस तरीके से एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराती है, फिर उसके बाद एक तरफ भुट्टा खा रहे, तकरीबन 5 से 6 लोग खड़े थे, भुट्टा खा रहे थे और उसी दौरान वो कार उन लोगों के पास सीधे जाकर के घुस जाती है। तकरीबन 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे उड़ती है वो कार और सीसीटीवी फुटेज एक बार प्ले हो जाए, दिख जाए सबको और हमारे दर्शकों को तो
बिल्कुल अखंड देखिए ये तकरीबन 100 की स्पीड से बताया जा रहा है। प्रयागराज लखनऊ अयोध्या प्रयागराज लखनऊ का मार्ग है और यहाँ पे ये बाईपास से निकल रहा था। मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटित हुई है, जिसमें 3 लोगों की बताया जा रहा है कि मौके पे ही मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों की पुष्टि अस्पताल में हुई। उन्होंने पुष्टि किया कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन एक की हालत अभी भी बहुत ही नाजुक बनी हुई है। कार चालक जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज से ये गाड़ी आ रही थी, डिवाइडर से टकराती है अनियंत्रित होकर के। फिलहाल चालक एयरबैग खुल जाने के कारण सेफ है और जो है उसको गिरफ्तार करके अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल देखिए ये अक्सर ये देखा गया है प्रतापगढ़ में, और वो भी प्रयागराज से लखनऊ का जो राजमार्ग है, खास तौर पे हथगवां से लेकर के आपके ऊंचाहार तक काफी एक्सीडेंट होते रहते हैं और तेज रफ्तार का ही कहर देखा गया है। चाहे वो सावन मास में चाहे बात कर लें, चाहे इससे पहले एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें तकरीबन 5 से 6 लोगों से अधिक लोगों की मौतें हो गई थी। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पहली बार ऐसी कोई घटना में सामने आया है प्रतापगढ़ के कुंडा के एरिया से। तो काफी दर्दनाक हादसा रहा है, देर रात की घटना है बताई जा रही है। दूसरी बड़ी खबर पे आते हैं। अखंड महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि हम सारे पत्रकारों की ये बात आ जाती है और इसलिए आ जाती है कि जिस तरीके से देखिए प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त चर्चाओं में रहती है और ऐसा चेहरा शायद आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। अगर ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता तो शायद कोई पुलिस वाला सारी बातों को झुटला देता। एक चैनल के जो है कह सकते हैं मंडल प्रभारी थे, प्रयागराज से आए थे, अपने एक शूट के लिए आए थे और थाने के बाहर वो खड़े होकर के अपना शूट कंप्लीट कर रहे थे। एक कैमरामैन का काम क्या होता है कि शूट के पहले पूरा का पूरा सेटअप चेक करता है। वो सेटअप चेक कर रहा था, उसी दौरान एक दरोगा आता है। पहले वो फुटेज देख लीजिए किस तरीके से उनके साथ गाली गलौज, किस तरीके से कॉलर पकड़ा जा रहा है। एक प्रतिष्ठित चैनल के जो है रिपोर्टर है वो, और काफी दिनों से उस चैनल में जुड़े हुए हैं। विजुअल है, विजुअल नहीं होता तो कोई इस खबर को नहीं। अखंड आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पत्रकार के माइक को छीना जा रहा है। उस माइक को छीना जा रहा है। कैमरामैन आपने देखा होगा पीली शर्ट में जो था, उसका कैमरा छीना जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई पत्रकारों की आजादी एक तरीके से छीनी जा रही है। वो शूट कर रहे थे, बाहर खड़े होकर के लेंस अपना चेक कर रहे थे। और होता है एक पत्रकार और एक कैमरामैन का फर्ज होता है कि अपने रिपोर्टर को कैसे दिखाया जाए। पहले वो हर एक सेटअप को चेक करता है, लेकिन प्रभांशु राय है, वो आते हैं और सीधे ये कहते हैं कि आज फोटो करेंगे, वीडियो बनाएंगे। इतनी हिम्मत हो गई, कॉलर पकड़ते हैं। मंडल प्रभारी जो थे मानवेंद्र सिंह उनका नाम है और एक बड़े चैनल के रिपोर्टर है। प्रयागराज से लेकर के 5 जिले तो वो कवर करते ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि अयोध्या तक वो कवर करने जाते हैं। और एक प्रयागराज के नामी बिनामी में उनका नाम आता है। बहुत ही बात समझ में आ रही है जो आप बताना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या किसी दरोगा के पास इतनी ताकत है कि किसी को शूट करने से रोक सकता है, और खबर करने के लिए अगर वो वहां पर पहुंचे थे तो उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी की जाती है, तो क्या इसको लेकर के वहां के एसपी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? और अगर नहीं किया अब तक तो किस बात का इंतजार करें? सबसे बड़ा सवाल है। जरा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पत्रकार छोटा हो या बड़ा, ये बात का विषय है। पत्रकार पत्रकार है, अगर वो खबर पे निकला है और कोई खबर कर रहा है जो कहीं ना कहीं किसी तौर पर दिखाई देती है, उसके साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, और अगर उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है
तो सवाल वहां के एसपी महोदय पे उठेंगे कि आखिरकार अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्या कार्रवाई की है, अगर नहीं की है तो उसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है। बिल्कुल देखिए, अखंड पूरा मामला दोपहर के आसपास का बताया जा रहा है। मैं थोड़ा-सा समय आपसे लूँगा क्योंकि इम्पोर्टेंट बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। 2 घंटे तक ये वीडियो नहीं लीक हुआ था। 2 घंटे के बाद वो वीडियो जब लीक हुआ, तो पहले तो अधिकारी क्या कह रहे थे, आप उनका ये ज़ुबान आप सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएँगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वो थाने के बाहर खड़े थे। हाँ, थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन सब कुछ मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो हाथ-पाँव फूल गए। सुनिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता चलूँ अखंड कि ये कार्रवाई अगर मैं कहूँ तो प्रतापगढ़ से नहीं की गई है। ये कार्रवाई अगर की गई है तो प्रयागराज से की गई है। वो भी आईजी और एडीजी जब इन्वॉल्व हुए इस मामले में, तब जाकर के 3 सिपाही और 1 दरोगा को केवल नाम भर के लिए कहा जाता है लाइन हाजिर कर दिया गया। सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। और कहा विभागीय कार्रवाई कैसे होती है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी बहुत दिन से देख रहे हैं पुलिस को और विभागीय कार्रवाइयों को। सिर्फ नाम के लिए विभागीय कार्रवाई कही जा रही है और सिर्फ लाइन हाजिर किया जा रहा है। सोचिए, वो भी शाम को किया जाता है, 7 से 8 बजे के आसपास उनको लाइन हाजिर किया जाता है। सोचिए, वो दरोगा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो दरोगा जब वीडियो वायरल होता है तो दर-दर चौखटों पे भागने लगता है, लोगों के फ़ोन करने लगता है, कुछ पत्रकारों को फ़ोन करने लगता है, जो मुझे 7 से 8 बजे के आसपास पता चला कि कुछ पत्रकारों को उनको बचा लिया जाए। लेकिन साफ तौर पे पत्रकारों में रोष था। आज प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से प्रतापगढ़ का प्रेस क्लब मिला है और साफ तौर पे कहा गया है कि केवल लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, सस्पेंशन की कार्रवाई चाहिए और इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कठोरतम से कठोरतम चाहिए। एक निर्देश जाए कि पत्रकारों के साथ अभद्रता करना किस तरीके से होता है। साफ तौर पे देखा गया, मैंने आपको कई बार बताया, प्रतापगढ़ का पुलिस एक तरीके से फेलियर है। कई घटनाएं हो जाती हैं लूट की घटनाओं पे तो और तो चोरी ज्ञानेंद्र घटनाओं साफ पे। दिखाई भी दे रहा है जो कार्रवाई हो रही है, इसीलिए मैंने बोला था क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इस कार्रवाई को कार्रवाई नहीं कहते, खाना पूर्ति कही जाती है, इसीलिए मैंने बोला कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जिले के कप्तान है उनको कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर प्रयागराज रेंज के आईजी को इस पर कार्रवाई करनी पड़ रही है तो अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिरकार कार्रवाई हुई भी तो खाना पूर्ति क्यों हुई। सबसे बड़ा सवाल है किसने, जब एक पत्रकारों के साथ इस तरीके का अमानवीय अभद्र व्यवहार किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ किस तरीके का ये लोग व्यवहार करते होंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। और यही कारण है कि अगर एसपी साहब ने उस पर कार्रवाई ना करके प्रयागराज के आईजी को इंटरफेयर करना पड़ा, उसके बाद कार्रवाई हुई, वो भी छोटी सी कार्रवाई लाइन हाजिर के रूप में, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से गोरखपुर में घटना घटित हुई थी, पूरी की पूरी चौकी सस्पेंड हो गई। क्या बड़ी चीज का इंतजार करते हैं तमाम अधिकारी, उनको समझ से परे है क्या, उनको समझ में नहीं आता है। पत्रकार अगर अपना काम कर रहा है, पुलिस अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और दोनों किसी कार्य में हस्तक्षेप करते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। आप अगर किसी को साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं, इस तरीके का अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आपके खिलाफ ये जो छोटी सी खानापूर्ति वाली कार्रवाई हुई है, इस पर जरूर सवाल खड़े होंगे। कम से कम वहां के एसपी को इस पूरे एक मामले पर संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर वहां के एसपी कार्रवाई नहीं करते तो मुख्यमंत्री को इस खबर का संज्ञान लेकर ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसे पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। ना सिर्फ जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, जनता से जुड़ी हुई खबरों को उठाते हैं, और जनता के बीच या जनता से जुड़ी खबरों को उठाने पर अगर इस तरीके का अभद्र व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जाता है पुलिसकर्मियों के द्वारा, तो कम से कम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर बनती है। ज्ञानेंद्र, इस खबर पर बने रहिएगा और अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन सी बड़ी खबर है अजय? जी बिल्कुल अखंड जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक चेहरा और भी सामने आया है, जो कि हमीरपुर जिले से आया हुआ है। यहाँ पर एक राजेश कुमार करके कांस्टेबल है, जिसने एक मारपीट के छोटे से मामले में 20,000 की रिश्वत का मामला सामने आया इसका, और इसकी एक ऑडियो भी वायरल हुई है, जो जिसके पास हमारे पास की ऑडियो भी है। हम जनता को ये सुनाना चाहेंगे कि ऑडियो सुन ले एक बार जनता। अजय खबर बताइए, वो ऑडियो प्ले हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑडियो एक वायरल हुई है, उसके बाद ये सोचिए एक छोटा सा मामला है जिसमें मारपीट हुई थी, 1/7/16 की कार्रवाई हो सकती थी, परंतु 2 लोग आपस में समझौता भी कर रहे थे, पर इसमें समझौता नहीं हुआ। बाद में पीड़ित ने इस कांस्टेबल की रिकॉर्डिंग की, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसने इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, जिसमें वो कह रहा है कि 5,000 ले लीजिए,
हम तो वो बोलता है कांस्टेबल की 5,000 में काम नहीं चलेगा, यह काम चलेगा 20,000 रुपए से। अब सोचिए थाने में मामला चला गया है तो 20,000 से इसका मामला चलेगा। तो राजेश कुमार को फिलहाल तो निलंबित कर दिया गया है, पर अब निलंबित से क्या इस पुलिस की छवि को दाग नहीं लगेगा, ये बताइए आप। अखंड जी, एक मामला और पुलिस की छवि पे आ गया उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कि आप एक अभी अभी मैं सुन रहा था कि प्रतापगढ़ से एक मामला सामने आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की ही वो छवि है, और इसी तरह से एक छवि और सामने आ गई है जो राजेश कुमार कांस्टेबल की आई है। फिलहाल वहां के एसपी ने इसे निलंबित तो कर दिया है, पर ये निलंबित क्या कम है, इसके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए था, इसके खिलाफ और कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई पत्रकार कुछ कर जाए तो उसके खिलाफ ये छोड़ते नहीं है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करने को तैयार होते हैं, आम आदमी को नहीं छोड़ते हैं। पर क्या पुलिस की कार्रवाई सिर्फ निलंबित से ही हो जाएगी खत्म? क्या मुख्यमंत्री जी को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि क्या गंदी नहीं हो रही है ये? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि ऐसे लोग धूमिल करते हैं, लेकिन पूरे तालाब या पूरे पुलिसकर्मियों पर इस तरीके के सवाल नहीं खड़े होते हैं। लेकिन तमाम जगहों पर इस तरीके की जब खबरें आती हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी हो, एसओ एसएचओ लेवल के भी कर्मचारी, क्योंकि प्रतापगढ़ में एक मामला है रिश्वत का ही है, तमाम जगहों से ऐसी खबरें आती हैं। बिल्कुल सही बात जी है, क्या निलंबित कर देना ही एकमात्र सजा है? क्योंकि अगर किसी और के खिलाफ होते तो आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होता है। और अगर इस तरीके से क्या कोई सामान खरीद रहे हैं क्या, कि बार्गेनिंग चल रही है कि इतने में नहीं, इतने में हो जाएगा, इतने में नहीं, इतने में हो जाएगा, अरे कुछ कम कर लीजिए। आप एक पुलिसकर्मी हैं, लोगों के सहयोग के लिए, जनता के सहयोग के लिए है। अगर कोई कोई गलती करता है तो उसको सजा दिलाने के लिए है। और अगर किसी ने गलती की है तो क्या पैसा लेकर उसको छोड़ देंगे आप? सबसे बड़ा सवाल ये बिल्कुल है, क्या आप बार्गेनिंग किस चीज की कर रहे हैं, किस चीज की बार्गेनिंग कर रहे हैं आप? क्या पुलिस महकमे में आपको वर्दी इसीलिए मिली है कि आप बार्गेन कीजिए, अपनी जेब भरिए, या थाने की दलाली कीजिए? सही शब्दों का ये यही यही कर रहे हैं आप लोग। और अगर ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक छोटी सी कार्रवाई होती है, छोटी सी कार्रवाई, निलंबन की, लाइन हाजिर की, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है? कि इस तरीके से अपनी ना सिर्फ वर्दी को, ये लोग वर्दी की साख पर ही सवाल खड़े करते हैं, इस तरीके से जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और ऐसे ही अपराधियों को भी तो छोड़ते होंगे पैसे लेकर के। अगर ये व्यक्ति बिल्कुल वहां पर अपराधी नहीं था, वो वायरल उसने किया, या उसने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की कि उसे लगा कि शायद मुझे कहीं न्याय मिलेगा, तो अगर मेरे पास कुछ साक्ष्य होंगे तभी न्याय मिल पाएगा। ये लोग अपने पद का दुरुपयोग तो ही करते हैं, क्यों नहीं इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है? ये भी बड़ा सवाल है। क्या आपने अधिकारी से बात करने की कोशिश की, पूछा आपने कि क्या निलंबित कर देना ही एकमात्र विकल्प है, या फिर इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल अखंड जी, वहां के कुछ पत्रकारों ने इनसे बात की एसपी से, और हमारी भी बात एसपी से हुई है, पर एसपी ये कह रहे हैं कि फिलहाल हमने इसकी विभागीय कार्रवाई कर दी है, बाकी और भी इसके खिलाफ जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए साक्ष्य का और क्या उद्देश्य है? जब ऑडियो एक वायरल हुई है, पीड़ित ने ऑडियो वायरल कर दी है, तो इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार पुलिस को पूरी तरह से छूट दे रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जीरो क्राइम करिए, मतलब जीरो, पूरी तरह से क्राइम को खत्म कर दीजिए, और वो हो भी रहा है, जगह जगह अपराध कम हो रहे हैं। परंतु कुछ छोटे अधिकारी, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ छोटे कर्मचारी, दरोगा और सिपाही, कांस्टेबल इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे पुलिस की छवि धूमिल कर रहे हैं। परंतु सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर में उत्तर प्रदेश पुलिस की ही तो छवि धूमिल हो रही है। बिल्कुल, ये सोचनीय विषय है। और लगातार जीरो टॉलरेंस के तहत क्राइम पे लगाम लगाने के लिए लगातार सीएम योगी कहते आए हैं, और तमाम तरीकों की चीजें दिखने को भी मिल रही है, तमाम एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके की खबरों पर अभी लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? कि कोई पैसा मांग रहा है, कोई घूस मांग रहा है, कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए मांग रहा है, कोई मुकदमा से नाम हटाने के लिए मांग रहा है। इस तरीके से लगातार पुलिसिंग पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पुलिस, जो जनता के सहयोग के लिए बनी है, जनता की मदद के लिए बनी है, आखिरकार वो जनता को दुविधा में डालने का काम क्यों कर रही है? सवाल एक बार फिर से एसपी से पूछिएगा कि आखिरकार जांच हो रही है, तो जांच के लिए अभी और कितने साक्ष्यों की आपको आवश्यकता है? कि केवल निलंबन ही मात्र उसका किया गया है, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? और देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि रायबरेली में ही नहीं, पूरे देश में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस सेलिब्रेशन में कई सारे जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो जाकर अपने, जहां ज्यादातर जो प्रभारी हैं वो जाकर प्रदेश के हों या राज्य केंद्र के हों, वो जाकर अपने क्षेत्र में जो है कई सारी चीजों का, आज अगर बात करें तो समन्वय और मीटिंग लेकर के कई सारी चीजों। आज हमारे पास भी एक तस्वीर है, हमारे यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं राकेश पचान,
राज्य सरकार में मंत्री हैं और ये भी जो है आज पहुंचे हैं अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली। आज यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और इन्होंने पहुंच करके सबसे पहला जो है अभियान किया है। उसकी फुटेज है कुछ सेकंड की, मैं चाहूंगा कि एक बार देखें अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी के साथ में कई ऐसे और भी जो कार्यकर्ता हैं, महिला और कई तमाम भाजपा के, उनके साथ में सफाई अभियान सबसे पहले उन्होंने, चूंकि प्रधानमंत्री की सबसे पहली जो प्राथमिकता रही है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान को लेकर के कई ऐसे कार्यक्रम आज पूरे जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर है और इसमें कई सारे नेता लगे हुए हैं और सफाई कम फोटो सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ये अलग विषय है, लेकिन नहीं बिल्कुल विषय है, फिर इस पे आपकी बात पूरी सुन रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़ी हंसी भी आई कि देखिए लाइट में आने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए, मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाने की जरूर लगी रहती है। कोई खिंचवाना है, सच में कोई सेवा भाव है, के तहत इतने आप जागरूक हैं कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उस वीडियो में भी साफ तौर पर सुनाई दे रहा है कि फोटो आ रही है। तो अगर आपको केवल फोटो खिंचवानी है तो फोटो खिंचवा के पूरे शहर में लगवा देते, होर्डिंग लगवा देते, पूरी जिले की जनता देखती। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये नेता जो नौटंकी ज्यादा करते हैं ना, इसीलिए इस तरीके से वायरल भी होते हैं। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उसको लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां भी की, कार्यकर्ताओं का जोश हाई भी है और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देश के प्रधानमंत्री का झाड़ू भी लगाई है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता होते हैं, तमाम कुछ नेता होते हैं इसी तरीके से तस्वीरों को लेकर के अब फोटो खिंचवाने का उनके अंदर एक बड़ा, मंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा ले। आगे बताइए। एक बड़ी आपको मैं दे दूं, शायद आप भी लाइव में थे लेकिन हो सकता है आपको इन्फॉर्म रही हो, क्योंकि अभी एक सूचना मिल रही है, ये सूत्रों के हवाले से है, कितनी सही है कितनी गलत इस पे हम IBC 24 पुष्टि नहीं करता, लेकिन अभी एक ऐसी खबर आई है, ब्रेकिंग है कि जो प्रधानमंत्री आज जिस प्रधानमंत्री का बर्थडे पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाए, उन प्रधानमंत्री की मां को लेकर के कल बड़ी बहस छिड़ी हुई है और उस पे एक AI वीडियो बनाया गया खंड, और उस AI वीडियो में पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है, जो कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो डाला गया था सोशल मीडिया पे, उसको हटाने के, और जहां जिस प्लेटफॉर्म पे ये AI वीडियो अपलोड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी मां का, वो AI वीडियो हटाने के लिए पटना हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उसको हटाया जाए, अदरवाइज जो है इससे जो है बड़ी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। अब पटना हाई कोर्ट ने एक जो है अभी ये बताया है कि इस तरीके के जितने AI वीडियो चाहे वो किसी भी पार्टी ने अपलोड किए हो अपने सोशल मीडिया पे, उसको हटाने के लिए पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। जी अखंड। और बिल्कुल इंद्रवीर, अगर देश की राजनीति में इस तरीके की ओछी हरकतें होने लगे कि लोग या कार्यकर्ता या नेता अब लोगों के माँ बाप के ऊपर भी इस तरीके की अमर्यादित अपने सवाल खड़े होंगे, और तमाम राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि अगर राजनीति का स्तर इतना ना गिराया जाए कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे, कोर्ट को इस दिशा में आदेश और निर्देश देने पड़ जाए। सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी राजनीतिक जो आपकी सोच है, जो बुद्धि विवेक आपके पास है, उस पर भी सवाल यहाँ लगेंगे कि आखिरकार किसी को अपमानित करने के लिए उनके माँ बाप का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, और किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से अमर्यादित उनकी मां के लिए टिप्पणी की गई, जिसका पूरा देश में कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिला। और प्रदेश के मंत्री और जब जिले में राहुल गांधी पहुंचे थे रायबरेली में, तो उसका विरोध का सामना भी करना पड़ा। दिशा की मीटिंग की बात की जाए, उससे पहले भी इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आई, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार ये राजनीति का स्तर वो लगातार इतना किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मां को लेकर के हमारे अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, या फिर बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस के लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी या किसी और अन्य दल के लोगों के लिए इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। बहुत बड़ा सवाल है कि राजनीति का स्तर ये नेता कितना गिराएंगे, या खुद गिरते चले जाएंगे या फिर राजनीति का कोई स्तर बचा के रखेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। अब देश की कोर्ट भी इस पर आकर के फैसला देने लगी, आदेश देने लगी है कि मर्यादा बना करके रखिए, और अगर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी अमर्यादित कार्य हो रहे हैं तो उसको वो हटाइए वहां से। इंद्रवीर, एक सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने हल्ला बोला, आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है,
उन्होंने वहां पर क्या इसको कोई मुद्दा बनाया, क्योंकि अब ये मुद्दा स्टार्टिंग से सबसे पहले दिनेश प्रताप सिंह ने उठाया था और उन्होंने भी इसको लेकर के पलटवार किया था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर। देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल जैसा कि बात करें तो अभी आज वो, चूंकि जैसे मैंने बताया आपको, राज्य के जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने प्रभारी क्षेत्र में हैं और यहाँ पर अभी मंत्री जी ने, और ऐसा कोई अभी तक बयान नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो अपडेट किया जाएगा, और अभी ऐसा फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस पे जो है बात की जाएगी मंत्री जी से और उस पर पूछा भी जाएगा कि ये आदेश है और इस पे आपका क्या कहना है, उनका बयान भी लिया जाएगा। जी अगर बिल्कुल इंद्रवीर, उनसे पूछिएगा, उनका रिएक्शन भी जानने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी नेता का इस पूरे मामले पर अगर कोई रिएक्शन आया था, वीडियो रिएक्शन, तो दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने खुल करके नेता प्रतिपक्ष पर ही सवाल खड़े किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। बिल्कुल जितेंद्र बस्ती से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर आप बस्ती से बात की जाए खबर की, तो जिस तरह से क्राइम को लेके तमाम खबरें, लेकिन आज अगर बात की जाए तो राजनीति को लेके है। फिलहाल आपको बता दें अखंड की, जिस तरीके से जो बीजेपी के जो पूर्व यहाँ के सांसद रह चुके हरीश द्विवेदी, फिलहाल जिसे पहले भी इस बात को बताया गया था कि हरीश द्विवेदी का नाम जिस तरीके से बस्ती में चर्चाओं में है, और ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम में भी उनकी गिनती होती है। लेकिन एक तरफ से खास बात की जाए, आगे बीते कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा था और उसके 2 दिन के बाद केशव प्रसाद मौर्य का भी दौरा था, लेकिन दोनों बड़े कार्यक्रम में हरीश द्विवेदी दिखाई नहीं दिए। और साफ तौर पे, क्योंकि बस्ती में जिस तरीके से बीजेपी की लगातार 2 गोल अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, कोई अगर बात की जाए तो वर्तमान जो विधायक है उनके साथ, और दूसरी जो टीम है वो कहीं ना कहीं हरीश द्विवेदी के साथ है। तो फिलहाल इन दोनों कार्यक्रमों में खास बात ये देखी थी, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ जो है हरीश द्विवेदी का नाम लिया था मंच से। उन्होंने कहा कि हरीश द्विवेदी ने बस्ती को बहुत बड़ी सौगात दी है, बहुत चीजें बस्ती को दी है। फिलहाल हम इस मुद्दे पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो हरीश द्विवेदी है, कहीं ना कहीं उनको आसाम का प्रभारी भी बनाया गया था, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और लगातार वो बिहार के भी प्रभारी बनाए गए थे। वहां भी उन्होंने बिहार में भी चुनाव जिताया और आसाम को भी जिताया। अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, जो है अगर बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसाम में दौरा था, और स्वयं जो हरीश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी उनका जो है पीएम मोदी का जो उन्होंने स्वागत किया। फिलहाल जिस तरीके से पीएम मोदी की बात की जाए या अमित शाह की बात की जाए, दोनों के बहुत चहेते माने जाते हैं। क्या आने वाले समय में उनको दोबारा से बस्ती का टिकट मिलेगा, या कोई बड़ी कमान दी जाएगी, या जो प्रदेश अध्यक्ष की बात की जा रही है कि वो उस लड़ाई में है? देखना होगा कि क्या किस तरीके से उनको क्या सौगात मिलती है, देखने वाली बात है। क्योंकि लगातार वो बात की जाए तो कई ऐसे दिग्गज और बड़े नेता है जिनके चहेते माने थे। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माना जाता है कि थोड़ी बहुत कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन उस मुद्दे में बात न करके ये क्लियर जाना जाता है कि जिस तरीके से बस्ती के लोग चाह रहे हैं, या जो आसाम के और बिहार के लोग चाहते हैं कि किस तरीके से क्या हरीश द्विवेदी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी अखंड। अब बिल्कुल जितेंद्र एक बड़ा चेहरा है, और सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं, और जिस जगह का प्रभार उनको मिला है वहां पर सफलता बीजेपी को हाथ लगी है। 2 चुनावों में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी, 2014 में, 2019 में। फिलहाल इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो करारी हार मिली उसमें इन बस्ती सीट भी थी जिसमें हरीश द्विवेदी भी हार गए। कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन मंच पर वो मौजूद नहीं थे। हो सकता है व्यक्तिगत कारण हो, या प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए वो असम में मौजूद थे, जैसा कि आपने बताया, इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो मंच पर नहीं आ पाए हो, या फिर उस कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो पाए हो। लेकिन इतना जरूर है कि हरीश द्विवेदी 2 बड़े नेताओं के बेहद करीबी हैं, और इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं आने वाले जो भी चुनाव, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में बहुत वक्त है, ऐसे में लोकसभा के चुनाव से पहले उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर क्या बीजेपी ब्राह्मण का दांव लगाएगी, क्योंकि पिछड़ों की बात लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं और ये मुद्दा लगातार उठा भी रहे हैं। पीडीए के नाम से पूरा का पूरा उनका एक आंदोलन चल रहा है, और अगर बीजेपी एक ब्राह्मणों पर दांव लगाती है तो शायद ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए इतना वक्त लग रहा है कि अभी तक यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान हो ही नहीं पाया है। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि आखिरकार किसको इस गद्दी पर बैठाया जाए, ब्राह्मण को बैठाया जाए, पिछड़े को बैठाया जाए, या फिर दलित को बैठाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा दांव है। और इस दांव को खेलने से पहले पूरी तरीके से सोच समझ के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। कोई भी गलती ना हो, कोई चूक ना हो, इसी के लिए शायद इतना वक्त लग रहा है, क्योंकि बीजेपी जो फैसले लेती है उसका पता उनके अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं तक को नहीं होता है, और इसी के लिए बीजेपी जानी जाती है। और जो भी उसका फैसला होगा एक ऐसा ही होगा जो सबको अचंभित कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। लेकिन इतना जरूर है कि हरीश द्विवेदी कोई छोटा मोटा कद नहीं है, एक बड़ा कद है,
अब उनको अपने कद के हिसाब से क्या रोल मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? बताइए आज हम नवीन फल सब्जी मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर जो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो गंदगी है, गंदगी का भरमार है। यहाँ पर गाय वगैरह देखिए, ये गाय टहल रही है, गाय काफी नुकसान करती है यहाँ पर। और जो जो इन लोगों की दुकानें हैं, दुकानें कोई सुविधा नहीं है, चोरियां भी काफी पड़ रही है, जिसकी शिकायत IBC 24 के पास की जा रही है। और वहाँ से यहाँ पर जो व्यापारी है उनसे बात करेंगे कि आगे क्या क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? महेश चंद्र गुप्ता। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये गंदगी की है और पशु की है। ये पशु जो है आवारा घूमते रहते हैं, इनका जो है कोई समाधान नहीं है। गंदगी बराबर होती है, सफाई नहीं होती है, कोई समस्या का समाधान हो ही नहीं पाता है। यहाँ धर्म कांटा टूटा पड़ा है, कब से टूटा पड़ा है? ये हो गया करीब 20 दिन। ये यहाँ 20 दिन धर्म कांटा भी टूटा पड़ा है। जो यहाँ पे जो सचिव है उनको यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, कांटा टूटा उसकी चोटें भी लग जाती है और वहाँ बीच में गंदा खड़ा कर जाता है लोहे का, तो रात को दिखलाई नहीं रहते हैं। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे गल्ला मंडी के बहुत बड़े व्यापारी हैं। गल्ला मंडी के अंदर जब भी रात की 12, 9 या 10 बजता है, वहाँ पर बाहरी लोग आते हैं, यहाँ पर दारू पी जाती है गाड़ियों में बैठ के। वहाँ पर कई तरह की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, चोरियां होती है। कल एक व्यापारी का लड़का चोरी हो गया है। दिन पर दिन यहाँ पर चोरी और चोरी की घटनाएं बढ़ती रहती हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिर गल्ला मंडी को लेकर वो क्या कहना है, सर क्या चर्चा नाम है? ब्रजेश गुप्ता। गल्ला मंडी में क्या है, मंडी में बाहरी जो है लोग आकर के दारू पीते हैं और जब दारू पियेंगे चीजें हमारी गायब होंगी। अभी 4-5 दिन पहले साहब लाल एक है हमारे यहाँ मंडी में, उनका लैपटॉप कार्ड हो गया है। बच्चे से शिकायत की गई है, सबसे थोड़ा सा टोटल है। हालांकि कई दिनों से ऐसे प्रक्रिया चल रही है, बहुत ज्यादा आगे बढ़े मंडी के अंदर। तो आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह तो दिखाने का? हाँ, एप्लीकेशन तो हमने जो है अध्यक्ष के माध्यम से सूचना दी थी, तो अध्यक्ष ने सचिव को बताया है इस विषय में। और जानकारी में आया है कि सचिव ने हमारे चौकी इंचार्ज को जो है एक एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पे पुलिस फिलहाल तब से आने लगी है। अगर ये अब जो यहाँ पर चोरी की बात हम करें तो अभी कुछ दिन बस सांगी की चोरी हुई थी, वहाँ पर नौकरी करवाई थी। कंडीला में चोरी हुई और कई जगह चोरियां करने लगी है। गल्ला मंडी क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े करोड़ों में बिजनेस होते हैं और यहाँ जो बाहर का आते गाड़ी में बैठकर यहाँ पर जो हरकतें करते हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। और जो चोरियां बढ़नी चाहिए, यहाँ पर कुछ खुलासे खुलासे नहीं होते हैं और यहाँ वो भी अंदर नहीं दिखाई पड़ती है। रात के 9 बजे के बाद में यहाँ अराजक तक बैठे रहते हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए। आदर्श, सबसे बड़ी समस्या है कि अभी आप देख भी रहे होंगे, आज सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है और स्वच्छता अभियान को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम है स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार एक के बाद एक अभियान चलाते रहते हैं और खुद भी सड़कों पर झाड़ू लगाई है। अभी कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के मंत्री, उप मुख्यमंत्री ने भी झाड़ू लगाई लखनऊ में, और अभी राकेश सचान भी कहीं ना कहीं रायबरेली से दिखा रहे थे, प्रभारी मंत्री थे, और तमाम उनके साथ लोग भी मौजूद थे, हाथों में झाड़ू था उनके और झाड़ू लगाना चाह रहे थे कि, और कह रहे थे फोटो। अगर ये तस्वीर गंदगी आप दिखा रहे हैं, अंबार आप दिखा रहे हैं, अगर उसमें जो तस्वीर झाड़ू वाली होती है, इन लोगों के जो तमाम कार्यकर्ता है जो देखा, अगर सच में झाड़ू जमीन पर चलती, जहां गंदगी वहां पर चलती ना, तो इस तरह की गंदगी के लिए आपको खबरें नहीं करनी पड़ती, रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती। पर दिक्कत यही है कि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, उस स्वच्छता अभियान धरातल पर उतर क्यों नहीं पा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर फोटो तस्वीर खिंचवाने के लिए नेता, राजनेता इस तरीके से हाथों में झाड़ू लेकर के खड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके की गंदगी का अंबार दिखाई देगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार तमाम जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं वहां पर इस तरीके से गंदगी लगातार वहां पर अगर फैल रही है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, चाहे वहां के व्यापारी कर रहे हो, जनमानस कर रहे हो, इसको लेकर के वहां पे लोग सुनते क्या है? कानून पर वो रुई लगा करके बैठे हुए क्या, उन्होंने कान बंद कर रखे, आपको सुनाई उनाई नहीं देता क्या? क्या दिखाई भी नहीं देता, आंखों पट्टी बांध करके बैठे हो? बिल्कुल, यहाँ के अधिकारी जो है जो कागजी कार्रवाई में दिखाई देता है, लेकिन धरातल की हम बात करें तो धरातल की कहीं भी ऐसी चीज नहीं जहाँ पर कुछ न कुछ चीजें दिखाई दे रही है। आज हम उसी धरातल पर लेकर लेकिन अपनी मंडी में कहें तो ये पीछे जो हमारे देखिए ये व्यापारी नेता हैं, देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, दुकानें खड़ी हैं,
लेकिन इस दुकान के आगे के साथ ज्यादा कीमतें बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी ग्राहक जाता है जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है और हम भी जाएंगे क्योंकि यहाँ की पैर ठंडा हो जाएगा। ये यहाँ की सब्जियां बनी हुई है, सब्जियों में लेकिन प्रशासन तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशासन हर यहाँ जो लाखों करोड़ का बिजनेस चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन जो इधर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा सामना उन बल्कि लोगों को इतना करना इतने पड़ता है गहरे को आदर्श सबसे बड़ी दिक्कत है, लोगों को सामना करना पड़ रहा है, अधिकारियों को तो सामना करना नहीं पड़ रहा। अगर लोगों को सामना करना पड़ता है तो क्या मतलब है, लोग तो ऐसे ही जाने के लिए मजबूर हैं। इस देश की जनता को कुछ चावल के लिए, कुछ गेहूं के लिए, कुछ बेरोजगारी भत्ते के लिए, एक छोटा सा एक पढ़ाई करने वाले बच्चों को लैपटॉप दे देने से, या फिर लोगों को टैबलेट बांट देने से, ट्राईसाइकिल दे देने से, लोगों को मनरेगा का मजदूरी करा देने से जब सब कुछ हो जाएगा तो इसकी क्या जरूरत है, इसको ठीक कराने की क्या आवश्यकता है। क्या इस देश की जनता, इन्हीं नेता भी जानते हैं कि इस देश की जनता को कुछ चाहिए ही नहीं। इस देश की जनता को केवल राशन चाहिए, खाने के लिए पेट भर जाए, बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, कोई रोजगार की, युवक को रोजगार की जरूरत नहीं, बेरोजगारी भत्ते की है। आप की मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए किसी पार्टी का, विकास तो कहीं है ही नहीं, जाति धर्म पर ही बातचीत होती है और यही सारी चीजें होती है कि फ्रीबीज कैसे दी जाए, लोगों को फ्री में क्या कुछ दिया जाए। कभी भी विकास को लेकर के कोई एजेंडा ही नहीं होता और केवल ये केवल बातें होती हैं। किसी डिबेट को सुन लीजिए, किसी नेता की बात को सुन लीजिए, वो जाति जनगणना कराएगा और रोजगार की गणना नहीं कराएगा। रोजगार से मतलब नहीं कितने युवाओं को मिल सके, जाति जनगणना कराने की बात हर कोई करता है। स्वच्छता अभियान में लोग फोटो खिंचाने के लिए हाथों में झाड़ू लेकर के खड़े रहते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, पर सच में जहाँ पर गंदगी है उसको साफ करने के लिए कोई झाड़ू नहीं लगवाता। तीसरी चीज, लोगों को राशन दिया जाता है पर लोगों को इस काबिल नहीं बनाया जाता कि खुद वो राशन खरीद सके। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, जानते हैं ये लोग, चाहे वो प्रशासनिक लोग हो चाहे वो नेता, वो जानते हैं कि यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं क्या है और इसीलिए वो जनता को उनके हाल पे छोड़ देने के लिए मजबूर है। छोड़ दो इनको, इसी तरीके से रहे, जिए जैसे जीना है, गंदगी के अंबार में जिए, कूड़े के ढेर में जिए, लोग गलती के लिए परेशान हो, व्यापारी हो वो भी परेशान रहे, आम जनता भी परेशान रहे। इन नेताओं को किसी से ना कोई लेना और ना कोई देना है। साफ तौर पर एक बात समझ में आती है कि जनता जो चाहती है नेता वही दे रहे हैं। नेता जानते हैं कि वोट खरीदना है, वो वोट खरीद रहे हैं, चाहे कुछ भी दे करके खरीदे, पैसा दे के खरीदे, राशन दे के खरीदे, फोटो खिंचवा के खरीदे, कुछ भी करे, जाति धर्म के नाम पर खरीदे। और शायद यही कारण है कि लोगों को विकास से कोसों दूर किया जा रहा है। विकास दूर दूर ही नजर आ रहा है, धरातल पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसी तरीके का काम प्रशासनिक अमला करता है। साफ तौर पर ये आपके पीछे की तस्वीरें दिखाई दे रही है। फिलहाल अधिकारियों से बात कीजिएगा, पूछिएगा कि आखिरकार कब तक लोग मजबूर रहेंगे इसी की गंदगी के अंबार में, कब तक मजबूर रहेंगे इसी से होकर के गुजरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता को लेकर अभियान चलाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सेवा की मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने यह सफाई को लेकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। हम थोड़ा वहाँ पर भी जाना चाहेंगे, दुकानदार से पूछा पूछेंगे कि उनको लेकर अगर हमारी रेंज पकड़ेगी तो थोड़ा अब 1 मिनट का और हम लेंगे। मनु 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 टकला आदर्श आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे बाद में। आप इस पे या तो विस्तृत एक रिपोर्ट बनाइए, खबर बनाइए और भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। सरफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जयखंड जी, आपको बता दें नेपाल में जो हिंसा हुआ था उसके बाद यूपी में अब चोरी का सिलसिला जारी हो गया है। मतलब देखा जाए तो हम लोगों का यहाँ से जो रुपैडिया बॉर्डर पड़ता है, यहाँ से मुश्किल से 1-2 घंटे का रास्ता है। तो अब चोरी के वारदात इस तरीके से दे रहे हैं कि आपको बताया रुपैडिया के महानंदा पुरवा में जो एक नोटिस चिपका किया है उस पर तो उन्होंने साफ लिख दिया कि इस तारीख को हम खुली लूट करेंगे इतने इतने गाँव में। तो जो रुपैडिया के महानंदा पुरवा के ग्रामीण हैं वो दहशत के माहौल में है, लेकिन जो रुपैडिया पुलिस है वो बता रही है शरारती तत्व का जो है सिस्टम है। पर अगर देखा जाए तो इधर काफी जैसे हमारे तहसील वगैरह में जो है चोरी की भी वारदात हुई है, पयागपुर वगैरह में, पखरपुर में मर्डर भी हो रहे हैं। और लोग जो है बता रहे ड्रोन का आजकल जो सिस्टम चला हुआ है वो बहराइच में भी देखने को मिला है, लेकिन कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई है।
और लगातार बहराइच में चोरी का सिलसिला लगातार चलता ही चला जा रहा है, पर पुलिस प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। जो 112 की जो विजिट होती थी रात को, वो भी खत्म हो गई है मुश्किल से। वो रात को 1:30 बजे एक ही राउंड करते हैं, उसके बाद फिर कोई राउंड नहीं होता है। अब देखते हैं कि आखिर जो बड़ी बड़ी घटनाएं चोरी की हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन जो बहराइच का है, इसमें वो कुछ काम करता है कि नहीं करता है जी। सरफराज, ये जो खबर आप बता रहे हैं कि लोगों के घरों के बाहर एक नोटिस चस्पा और खुली लूट की बात की जा रही है, चैलेंज दे रहे हैं क्या आप पुलिस को? ये पुलिस को चैलेंज दिया जा रहा है क्या कि हम लूट की वारदात को अंजाम देंगे, बड़े पैमाने पर अंजाम देंगे? अगर ऐसी चस्पा वाली स्टोरी या एक खबर कहीं पे है और अगर ये माना जाए तो क्या खुले तौर पर एक चैलेंज है पुलिस के लिए कि इस बात का हम अंजाम देंगे? क्या चोर भी मानने लगे कि क्या क्या पुलिस जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं वो असफल है, इसलिए उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो नोटिस चस्पा करके लूट की वारदात को अंजाम देने की बात करने लगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अब बहराइच की जो पुलिस है, ज्यादातर वो अपराधों पे ध्यान नहीं देके चालानों का ध्यान देते हैं। ज्यादातर लोग चालान गाड़ियों का चालान ही करने में बिजी रहते हैं, तो जो अपराध हो रहे उनको वो कहाँ ध्यान देंगे जी। अब सरफराज, अगर जो मेन काम है आपका रोकना, उसे छोड़ करके अगर आप चालान के ऊपर लगे हुए हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार मुख्य कार्य से हट करके जो साइड वाला कार्य है उस कार्य को करने में पुलिस मशगूल है। फिलहाल पुलिस को ऐसे चोरों का पता लगाना चाहिए, किसने नोटिस चस्पा की है उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए और क्या उसके इरादे हैं इस बात का पता लगाना चाहिए, क्योंकि अगर खुला चैलेंज दिया जा रहा है तो सवाल है बहराइच पुलिस पर कि आखिरकार कौन है वो लोग जो इस तरीके से पुलिस को ही खुला चैलेंज दे करके चले जा रहे हैं और लूट की वारदात जैसी बात को वो कह रहे हैं, वो भी चैलेंज के रूप में। सरफराज जरूर पुलिस अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार इस घटना को लेकर के पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, किसने ये नोटिस चस्पा की थी, क्या उसका पता लगा लिया गया या फिर वो पुलिस की गिरफ्त में है कि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है, उनका इरादा क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब जरूर वहां के उच्च अधिकारियों से लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक हमारे साथ भदोही से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी नमस्कार अखंड जी। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है, उसी के साथ एक भदोही की बड़ी घटना मैं आपको बताऊं। भदोही की कल एक बड़ी घटना घटी जिसमें एक अभियुक्त जो है कि किशोर न्यायालय में जाने के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर के फरार हुआ। वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि किसी अपने परिजन को ही वह व्यक्ति पहले से ही जानकारी दिया था कि जब मैं यहाँ न्यायालय पहुंचूंगा तो आप बाइक जो है लेकर के तैयार रहिएगा। वहां पहुंचते ही वह बाइक पे बैठ करके फरार हो गया। फिलहाल जो पुलिस द्वारा जानकारी मिल रही है कि उसकी जो बाइक है वह बाइक जो है वाराणसी के मड़ुआडीह थाना से बरामद की गई है। वहां से वहां तक वह व्यक्ति उसके साथ गया। उसके बाद उसकी जांच चल रही है कि वह व्यक्ति फरार हुआ कहाँ। ये बड़ा सवाल है भदोही के प्रशासन पर कि भदोही प्रशासन किसी अभियुक्त को ले जाती है जो है किशोर न्यायालय में प्रस्तुत करने, लेकिन वहां से वह व्यक्ति ही फरार हो जाता है जिसकी वहां पर पेशी होती है। बिल्कुल, पुलिस अभिरक्षा से ही अगर आरोपी फरार हो जा रहे हैं तो सोचिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी, शर्म की बात क्या होगी कि पुलिस की घेराबंदी, पुलिस की अभिरक्षा से कैदी फरार हो जा रहे हैं। कहीं जेल में कैदी या आपस में गैंगवॉर हो जाता है, कहीं कैदी की हत्या हो जाती है और अब अभिरक्षा से पुलिस, तमाम ऐसे मामले आए हैं कि फरार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पुलिस अभिरक्षा में कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको एक अलग सा एक वीआईपी ट्रीटमेंट वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो सवाल खड़े होंगे, क्या कुछ कहा है उच्च अधिकारियों ने इसको लेकर के? क्या उन्होंने कोई एक टीम का गठन किया है या फिर जो ट्रेस करने की बात कीजिए कि उस बाइक को ट्रेस कर लिया गया है, जो व्यक्ति उसके साथ गया था उसको ट्रेस कर लिया गया है, किस तरीके की जानकारी उनके हाथ लगी है? इस पर अपर पुलिस अधीक्षक जो है कि शुभम अग्रवाल ने यह इस पे प्रेस वार्ता कर उन्होंने इसकी जांच कमेटी गठित की, इसकी पूरी गंभीरता से जांच कराने का भी आदेश है। लेकिन यह जो बातचीत है, यह अधिकारियों की एक नया फरमान है। जिस तरीके से जब घटनाएं हो जाती है तो उस पर जांच बताई जाती है, लेकिन घटना होने के बाद यह जो है कि कार्रवाई की जाती है। घटना होने से पहले अगर कोई अभियुक्त हिरासत में लिया जाता है, हिरासत के बाद उसकी पेशी कराई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए पुलिस के, जो बिल्कुल वह नहीं थे, जिससे कि वह जो है कि पुलिस को ही चकमा देकर के फरार हो गया। ये बड़ा सवाल उठता है। जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक, उठेगा भी सवाल। अगर आप पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की तैनाती के बीच से अगर कोई अभियुक्त फरार हो जाए तो सवाल खड़े होंगे और सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। अगर सवाल आपके ऊपर खड़े हुए हैं तो अब उस सवाल का जवाब तभी मिलना चाहिए जब वो अभियुक्त जो फरार है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभिषेक ने जिस तरीके की खबर बताया कि सोचिए पुलिस के अभिरक्षा से ही एक कैदी फरार हो जाता है, तो सवाल कितना बड़ा है। एक और खबर बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, ये नया भारत है, ये परमाणु धमकियों से नहीं डरता है, ये घर के अंदर घुस के मारता है। तो लगातार इस तरीके की बातें आई और आज उनका 75वां जन्मदिवस है और इस मौके पर उन्होंने ये बात कही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने का काम किया गया है कि लगातार ट्रंप मध्यस्थता की बात कर रहे थे, उसे भारत ने खारिज किया और लगातार जिस तरीके से भारत की सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों की छिटकी छुड़ाई और सबसे बड़ी बात है कि दिखाया अपना दम और खम, जिसके तहत पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। और यही कारण है कि भारतीय सेना का जो लोहा है वो पूरे विश्व में अपने आप में अलग दिखाई देता है कि किस तरीके से जो उसके सेट टारगेट थे उसी को ही उन्होंने ध्वस्त किया, किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए। अब चलते हैं 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।